हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 16 मार्च 2023। तो कल रात तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उस पर बात करेंगे। तो करंट अफेयर को हम स्टैटिक जीके चाहे हिस्ट्री चाहे पॉलिटी चाहे आपका इकोनॉमिक्स सबसे कवर करते हुए चलेंगे। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, 24 में, 25, 26 वाटेवर जब भी दे रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर जो हमारे स्टैटिक से रिलेट कर रहे हैं। प्लस जितने भी हमारे जो डिफेंस के एग्जाम है लाइक एनडीए सीडीएस, इतने रेलवे के एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे लोको पायलट, प्लस जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम हैं जो आपके टेट सुपर टेट डीएसएसबी केवीएस सब में इम्पोर्टेंट है। प्लस जितने भी आपके हमारे दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस और बिहार पुलिस राजस्थान पुलिस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास करते हैं स्टार्ट भाई। तो क्लास करने के बाद आपको देखो मजा आ जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों तक और बताना है कमेंट करके कैसी लगी क्लास। तो फर्स्ट है हमारा जो टॉपिक है इसमें मुझे अलास्का तेल डीलिंग परियोजना है। क्या है ये? अच्छा, हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो अलास्का तेल निकालने की एक परमिशन दे दी है अलास्का को। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है, आपको पता होगा भाई। तो उनमें से एक राज्य है अलास्का, जो अमेरिकन का जो अलास्का है किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता। अलास्का जो सारी चीज को बताऊंगा मैं, पहले इसकी थोड़ी सी समरी बता देते हैं। अलास्का कनाडा की बॉर्डर को साझा करता है, सिर्फ किसको? कनाडा को। कहाँ कहाँ है मैपिंग से सारी चीजें बताई जाएंगी। अलास्का किसी भी रूस कभी जो रूस का हिस्सा हुआ करता था और क्रीमिया वार के चलते घाटे में चला गया था, तो रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया था। अमेरिका ने इसे जो 1867 में जो खरीदा था, $7.5 मिलियन में खरीदा अमेरिका ने रूस से खरीदे थे। क्रीमिया वार में जो घाटे में चला गया तो भाई उसको बेच दिया था। बाद में पता चला कि यहाँ पे जो बहुत सारे तेल के भंडार, पहले तो बोल रहे थे कि नहीं खरीद लिया यार ये बेकार का, यहाँ सारी बर्फ है। तो अब पता चल रहा है कि तेल के भंडार है बहुत ज्यादा, और इसको निकालने में तेल को जो क्या है प्रॉब्लम क्या है तेल निकालने के लिए सारा बर्फ है। अब कार्बन बाहर आएगा, प्रदूषण होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो देश के आज जो कुछ देश आसपास डूबने के पूरे चांसेस हैं। जहां तेल अमेरिका को निकालना इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई अमेरिका को इस पे अलास्का में तेल मिल जाएगा। वहीं पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है। यही कारण है कि जो ट्रंप ने तेल निकालने की जो अनुमति तो दे दी है, वहीं दे दी थी उस टाइम पे भी। बाइडेन ने चुनाव प्रचार में कहा था कि नहीं, हम जब पर्यावरण को नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा, इस पे पाबंदी लगाई जाएंगी। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने जो बाइडेन को जितना जिता दिया, बाइडेन को ठीक है भाई, क्योंकि भाई हमारे लोगों के घर और बहुत सारी समस्या होंगी, जो आसपास बहुत सारी जो जीव जंतु उनको भी पुराने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब बाइडेन ने अनुमति दी है कि जो 7.5 लाख अलास्का की में जनसंख्या है, तो ये जो विलो प्रोजेक्ट के नाम से जो इसका जो विरोध हो रहा है, अब चीज देखते हैं है क्या ये। और जो जीएस पेपर सेकंड में कवर करेगा, जनरल स्टडीज जो हमारे सेकंड में, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जो सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यूएस अप्रूव्ड द कंटिन्यूस ऑयल ड्रिल्स प्रोजेक्ट अलास्का। तो बाइडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड द अलास्का ऑयल ड्रिल प्रोजेक्ट। डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंडिया इन्होंने सबने कवर किया हुआ है। तो भाई देखो, ये ब्राजील हो गया, ये हमारा अलास्का सबसे, ये कनाडा से शेयर करता है, ये इससे लिया था, रशिया का पार्ट रहता है। और इसकी जनसंख्या भी लगभग 7.5 लाख के आसपास है। 2021 की है ये, अब बढ़ गई होगी थोड़ी सी। तो ये हमारा आता है। तो रशिया अलास्का इस तरह से पड़ेगा। वाई द रशिया द अलास्का टू अमेरिका, क्यों दिया? वो क्रीमिया युद्ध के चलते हुए दिया। यूएस द परचेज द अलास्का फ्रॉम द रशियन फ्रॉम जस्ट यूएस $7.2 मिलियन इन 1867 में, जो इस तरह का ये जो इस पत्र के द्वारा खरीदा गया था। यूएस गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ऑयल प्रोजेक्ट इन अलास्का। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड द अलास्का ऑयल प्रोजेक्ट, ये मार्च 13 की जो न्यूज है भाई। तो इसे 156 साल पहले जो रूस ने खरीदे गए अमेरिकी राज्य अलास्का में विवादास्पद तेल खनन परियोजना के बाइडेन सरकार ने मंजूरी मिलने के बाद इसकी तीखी प्रक्रिया हो रही है। पर्यावरणविद है जो पर्यावरण के जानकार हैं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यकर्ता ने सरकार के इस फैसले पर बड़ी नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि इससे पहले पर्यावरण पर जो बेहद प्रतिकूल असर पड़ेगा और वन्य जीवों को बहुत बड़ी जो आबादी इससे प्रभावित होगी। यहाँ नेचुरल गैस पेट्रोलियम पदार्थों को धीरे धीरे जो हीरे और सोने की अथाह भंडार भी हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो पहले ये बोल रहे थे कि बेकार की भूमि है, तो ये जो एक्शन एक्ट ऑन द क्लाइमेट स्टॉप द जो बिलो, ये सारी जो प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो अलास्का प्रशासन ने बाइडेन सरकार के इस पर फैसले का स्वागत करते हुए दलील दी है कि जो हजारों लोगों को नौकरियां मिलेगी और जो राज्य करोड़ों जो डॉलर का जो राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन परियोजना का विरोध करने वालों के मुताबिक इसके जलवायु और अन्य जीवन पर जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जहां बाइडेन सरकार बोल रही है कि नहीं, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा भाई ये हमारा जो वो भी मिलेगा, राजस्व प्राप्त होगा, वहीं वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इससे भी जल जीवन भी जो वो होगा ना, प्रभावित होगा। ये देखो, ये जीव जंतु ये भी इससे हो जाएंगे। ये नीलने वाले जो ये है, जो क्योंकि तब से टेम्परेचर चेंज होगा तो भाई होना लाजमी है। सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी जो फिलिप्स के करीब $8 की लागत से गैस की खनन करेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में अगले 30 सालों में 600 मिलियन बैरल तेल मिलेगा, जो अमेरिका के मौजूदा तेल के भंडार से 1.5 गुना ज्यादा है। हालांकि कंपनी का दावा है कि अमेरिका को जो $17 मिलियन का जो राजस्व प्राप्त होगा, जबकि जो 2,500 लोगों को नौकरियां मिलेगी। इसे अलास्का के इतिहास में संसाधन जुटाने की सबसे बड़ी परियोजना माना जा रहा है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने इसे 5 के बजाय जो 3 ड्रिल जो साइट्स की मंजूरी दे दी है, ताकि जो जलवायु इससे दुष्प्रभाव को कम हो। लेकिन जो पर्यावरण जो एक्टिविस्ट मानते हैं कि जो चूंकि ड्रिलिंग देश की सबसे बड़ी जमीन पर हो रही है, जहाँ पर जो सिर्फ घास है, लिहाजा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले होने वाले जो अन्य प्रवासी जानवरों को इसका बुरा असर पड़ेगा। तो ये सारी न्यूज है। इस प्रोजेक्ट का जो कार्बन बम नाम रखा गया है, क्योंकि जो कार्बन निकलेगा तो भाई देखो एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो भाई इफेक्ट होगा। तो इससे जो है 260 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन होगी, जो कि जो 70 नए कोयले प्लांट के बराबर होगी। जो इससे जो कार्बन गैस उत्पन्न होगी ना, ग्रीन गैस उत्पन्न होगी, लगभग 70 कोयले प्लांट के बराबर होगी। सोच लो। इससे इस परियोजना को जो मंजूरी देना बाइडेन सरकार के लिए भी मजबूरी था। खनन करने वाली कंपनी ने संभावित ड्रिलिंग साइट की जमीन को पिछले 2 दशकों से पट्टे में ले रखा था। अगर सरकार मंजूरी नहीं देती तो जो कंपनी कोर्ट चली जाती और तब सरकार को $5 अरब का भुगतान करना पड़ता। तो देखो, इससे आया हुआ क्वेश्चन, विन इज द फॉलोइंग द स्टेट और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नोटिस द शेयर द बाउंड्री दिस इज द यूएस स्टेट। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर 2007 में जो 28 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो फोलिया अलास्का, तो ये जो इसमें अलास्का का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो है AQUS द न्यूक्लियर पावर सबमरीन ड्रिलिंग। तो है क्या है, इसको चीज को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऐसी जो सबमरीन मिलने वाली जा रही है जिसे ऑस्ट्रेलिया अपनी जो खुद की यूज करता है, और ये जो हमारा इसको IR में रखेंगे भी। द अलास्का डील्स US एंड द ऑस्ट्रेलिया एग्रीड द न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर यूज करता है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो फ्रांस सबमरीन जो लगभग जो 12 सबमरीन लेंगे और जो इस पे पलट गया है, न्यूक्लियर बम सबमरीन होंगे, इसमें जो डिजाइन UK करेगा। तो इसमें सारी चीजें हैं, ये जो डील हुई है। और ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है 18 जनवरी 2022 में GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा। न्यू एलिड द ट्राई नेशंस ऑफ पार्टनरशिप AQS इज द एम्ड ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ चाइना ambitious of Indo-Pacific regions and going the sides of exciting partnership origin. Discuss the strength of them AQS in the present scenario 250 वर्ड में। तो ये देखो, ये अमेरिका ने जो राष्ट्रपति ने बाइडेन ने सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से मुलाकात की। AQS के ने जो ये बैनर तले एक मीटिंग के 2030 में ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन की डील की गई है। इस दौरान जो बाइडेन ने कहा है कि यह डील इंडो पैसिफिक रीजन में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए किया गया एक कदम है। अच्छा, इस बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये है, ये सारी चीजें हैं। AQS एक्ट जो ऑस्ट्रेलिया टू डिले द न्यूक्लियर सबमरीन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन और सीक्स द कर्व चाइना डोमिनेंस। तो पनडुब्बी क्या होती है? पनडुब्बी समुद्र की अथाह पर गहराइयों में चलने वाली तैनात की जाती है, जिसमें जो लंबे समय तक रह सकते हैं। ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, कोई भी दुश्मन को इसकी लोकेशन का अंदाजा नहीं होता, नीचे चलती है। कितनी तरह की पनडुब्बियां होती हैं, सारी चीजें डीजल जो संचालित पनडुब्बी, न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बी।
ईंधन के लिए जल्दी जल्दी ऊपर आना पड़ता है, जिससे जो डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। इसमें सालों तक पानी के अंदर रह सकती है और डिटेक्ट करना मुश्किल होता है इसको। अपेक्षाकृत छोटी होती है, अपेक्षाकृत बड़ी होती है ये, और मेंटेनेंस संचालित करना सस्ता होता है, मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होता है इसका, ये वाले का। SSK जो कन्वेंशनल फॉरवर्ड अटैक सबमरीन है और न्यूक्लियर पासवर्ड अटैक सबमरीन है। कन्वेंशनली जो पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल में से इसके जो वो डिजाइन करेगा वो यूके करेगा। बाकी जो ये देने की बात कर लिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, तो हम इसको जो मैं वो देंगे क्योंकि तुम बनाना, तुम्हें तो सारी जो टेक्नोलॉजी भी देंगे इसको, ये बोले। तो गाजी द अटैक एक मूवी है जिसमें से इस सबमरीन के बारे में देख सकते हैं। क्या है AQS डील्स? AQSD ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन के बीच में एक सुरक्षा समझौता है। इससे तीनों देशों के आपस में जो खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे और जो पनडुब्बियां भी जो ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी, जिससे जो दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में जो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ताकतवर होगी। और 2030 के दशक तक शुरुआत में जो अमेरिका 3 मौजूद जो वर्जीनिया यह क्लास पनडुब्बियां $50 अरब की कीमत पर मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया के पास जो विकल्प होगा वह 58 अरब डॉलर देकर जो 2 पनडुब्बियां खरीद सके। ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बी निर्माण की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के $3 अरब का निवेश करेगा। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की नई तरह की पनडुब्बियां बनाएगा, इसका नाम जो SSN AQS होगा, जो दोनों देशों की जो नौसेना में शामिल होगा। यह ब्रिटिश डिजाइन और जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी होगी। इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर हथियार प्रणाली और जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा। ब्रिटेन 2030 तक दशक में इस तरह की पनडुब्बी अपनी नौसेना में शामिल करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस दौरान जो एडिलेड्स ऑफ पनडुब्बी के निर्माण शुरू हो करेगा। ऑस्ट्रेलिया 2055 तक 5 पनडुब्बियों को बनाने का प्लान है। अमेरिका 3 और 5 पनडुब्बियों की कुल 8 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार तकनीकी साझा करेगा अमेरिका। इस दौरान जो बाइडेन ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि सबमरीन न्यूक्लियर पावर से इस्तेमाल करेगी। इन पर न्यूक्लियर पावर जो वेपन्स नहीं होंगे और 1950 के बाद यह पहला मौका हो जो अमेरिकी अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपनी पहली देश के साथ साझा करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस मजबूत साझेदारी बताते हुए कहा कि पहली बार ऐसा होगा कि अंटार्कटिका और जो पैसिफिक ओशन में सबमरीन 3 बड़े शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री रिचर्ड मैसल्स ने कहा है कि जो इस तरह की डील्स को लेकर जो चीन से जानकारी साझा करने की पेशकश की है, हालांकि हमें अभी जवाब के बारे में जानकारी नहीं है। कितने अरब की डॉलर की ये जो डील होगी? जो ओकस डील के लिए जो परमाणु पनडुब्बियां अभी इसको लेकर जो 2050 से $268 की और $368 की खर्च करने की संभावना है। इसमें अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से जो वित्तीय मदद दी जाएगी और रिपोर्ट के अनुसार जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट के लिए $3 अरब ब्रिटेन और जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी का निवेश करेगा। बता दें कि जो सितंबर 2021 में ओकस की घोषणा की गई थी। फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो कॉलिंस क्लास की जो डीजल चलने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं जो 2038 में सर्विस से बाहर हो जाएंगी। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की कोशिश उस वक्त परमाणु पनडुब्बियों से हासिल करने की है। इस डील के लिए 2040 तक ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बियां मिल जाएंगी। ये सारी चीजें भाई, और ये दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास पनडुब्बियां हैं। तो इसमें यूके के पास 68 है, यूके के पास जो ये 4 और 11, फ्रांस के पास, रूस, इसमें भारत के पास भी 1 अपनी न्यूक्लियर है और 6 ये वैसी है नॉर्मल वाली। समझौते के दक्षिण चीन सागर के लिए चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए कोशिश में तौर पर देखा जा रहा है। विशेष इस समझौते के जो हिंद महासागर कि चीन की महत्वाकांक्षा को मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस वजह के समझौते की चीन की अपनी खुशी जताई है। समझौते पर चीन ने क्या कहना है? चीन के नौसैनिकों सौदे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने समझौते को चीन अवैध बता रहा है और जो चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को तीनों देशों के गलत और खतरनाक रास्ते पर चलने का आरोप लगाया। वहाँ पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह के समझौते का विरोध किया है। चीन पहले भी तीनों देशों के लिए जो अप्रसार संधि को कमजोर करने के लिए क्षेत्रीय हथियारों का दौड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगा चुका है। इसके अलावा जो चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो समझौते के खिलाफ लगातार अपनी बात रखता रहा है। वैश्विक हितों के नजरअंदाज कर रहे हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया। जो ओकस की जो डील के बाद जो चीन विदेश मंत्रालय प्रवक्ता जो वांग विन ने कहा कि जो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया साझा बयान इस तरह का सबूत है कि जो दोनों हितों को साधने के लिए वैश्विक हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। यह सभी देश के लगातार के लिए खतरे की राह पर बढ़ रहे हैं।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फॉलोइंग द कंट्रीज पार्ट ऑफ द AUKUS ग्रुप्स। SBI PO में मेंस में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो 2022 को। तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और जो ये तो AUKUS में जो ये सारे आ जाएंगे इसमें जो। तो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और किंगडम और जो US ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक जो हमारा समलैंगिक विवाह कानून हो या ना हो। तो सेम मैरिज एक्ट के बारे में है। अच्छा पहले इसको देखो, इसकी समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में इसके जो सारे मेन पॉइंट देख लेंगे। जो भारत में इन दिनों जो सेम सेक्स मैरिज को चर्चा में है, लड़के लड़के से, लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं, ऐसे जो टॉपिक यूपीएससी जो स्टेट पीसीएस न केवल इनमें एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि जो इंटरव्यूज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपसे राय पूछी जाती है कि आपकी क्या राय है, आपका क्या क्या जज करते हैं आप इससे। तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये मुद्दा है और इसे जीएस पेपर 2 में रखा जाएगा। सोशल जस्टिस से रिलेटेड है ये। तो ये जीएस पेपर में जनरल स्टडीज जो ये हमारा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन इसमें आएगा ये। तो 5 जजेस द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड द सेम सेक्स मैरिज कैन बी द लीगल्स। तो इसके बारे में लीगल जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेक्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट रेफर तो प्लीज 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ हायरिंग वी आर फॉर अप्रैल 18। तो ये है पूरा देखते हैं। तो जस्टिस सोशल जस्टिस में सभी इस तरह के आते हैं जो ट्रांसजेंडर, गे, जो लेस्बियन इत्यादि सभी इसमें आते हैं। जब जो सब सोसाइटी के हिस्से हैं, ये भी देखो भाई, देखो चाहे कोई लेस्बियन हो गया, चाहे गे हैं, चाहे ट्रांसजेंडर, सभी सोसाइटी के हिस्से हैं। और हम यहाँ के इस तरह के टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये जो सेमी इंपोर्टेंस क्या है। सेमी इंपोर्टेंस के बारे में बात का मतलब होता है दूरगामी इंपैक्ट होगा, दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेमी इंपोर्टेंस को बोलते हुए जो लाइन बोली है कि 18 अप्रैल को 2023 को 5 जजों की बेंच जो इसकी संवैधानिक पीठ बनाकर इस केस की सुनवाई करेगी और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी हर पे, यूट्यूब पे, हर जगह, हर इस तरह से देख रहे हैं भाई, लड़का लड़की से शादी कर रहे हैं, इसमें लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 अप्रैल 2023 से इस मुद्दे को, बहस को पूरे देश में लाइव देखा जाएगा। वो वर्तमान में क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव, लोगों को पता चल सके, लोग अपनी जो व्यू भाई पता कर सके भी सही है गलत है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार का जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने केंद्र का जो जवाब रखते हुए जो प्रस्तुत कहा है केंद्र की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम इस प्रकार की मैरिज के खिलाफ है। मैरिज के क्यों खिलाफ है? जो चाहते हैं कि उनका जो तर्क जो आर्टिकल 21 के तहत जो, अब ये तो भाई जो गवर्नमेंट के तुषार मेहता जी हैं वो तो खिलाफ हो गए। अब जो चाहते हैं कि नहीं, इनको भी राइट दिया जाए कि सेम मैरिज का उसके लिए रखा जाए, उनकी जो एक उसमें मैरिज में एक्ट में जो इंक्लूड किया जाए, वो क्या कहते हैं, वो तर्क क्या देते हैं, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ, हमारे जो पास भी है और जीने का अधिकार, और राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के कई पार्ट है ये। और पक्ष वाले कहते हैं कि जो मैरिज करना चाहते हैं इस प्रकार की शादी स्पेशल एक्ट 1954 में रखा जाए। भारत इस प्रकार की शादी को जो कवर करता है, भारत की जो हर सब प्रकार की शादी जो एक्ट में कवर होती है। अगर आप हिंदू परिवेश में बड़े हैं तो शादी मैरिज आपकी जो हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होगी, और यदि मुस्लिम परिवेश में पढ़े लिखे हैं तो पढ़े हैं तो ये मुस्लिम जो मैरिज एक्ट में जो सुरक्षित है। लेकिन अगर धर्म में, अब अपने धर्म में शादी नहीं करते, मान लें हिंदू में नहीं करता, मुस्लिम में करता है या क्रिश्चियन में करता है या अदर कास्ट में करते हैं तो मैरिज करते हैं, तो इस प्रकार के जो धर्म में हिंदू, मुस्लिम और जो क्रिश्चियन आदि से शादी करते हैं तो इस प्रकार की स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में मान्यता दी जाती है। इसी कारण को आपको मैरिज जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये जो स्पेशल मैरिज सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, ये जो कि भाई हमें जो मैरिज सर्टिफिकेट स्पेशल में रखा जाए जिसमें अलग अलग कास्टें करते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका हिंदू मुस्लिम से कर ले या क्रिश्चियन से कर ले, क्रिश्चियन हिंदू से या मुस्लिम से कर ले, तो उसमें दिया जाता है 1954 तो जो एक्ट है हमारा। तो विपक्ष ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो वो बोल रहे हैं इस प्रकार की शादी को अलाउ नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका भविष्यमुखी जो दुष्प्रभाव पड़ेगा इस पे, इससे आने वाले समाज में चीजें जो बिगड़ जाएंगी। सबसे पहले जो 377 स्टार्ट हुई थी, 377 से स्टार्ट हुई, जब आईपीसी 377 में डाला गया था तो आपराधिक सूची से इसे हटा दिया था। ये जो सेम जो वो है जेंडर, जो सेक्स, जो इस तरह की जो सेम सेक्स मैरिज है, ये लड़का लड़की से, लड़की से कर रहे हैं, अपोजिट सेक्स से नहीं कर रहे, तो भाई उनको पहले 377 दिया गया। उसके अनुसार जो
की आपराधिक सूची नहीं है, पहले आपराधिक अपराध था ये। तो लेस्बियन को जो मैसेज दिया गया, लेस्बियन ये इस तरह के उनको मैसेज दे दिया गया कि उस पर कोई प्रभाव नहीं है, और उन्होंने ठीक है, हमारी मांग जायज है, हम अब जो इसकी शादी को सर्टिफाइड करने के लिए उसमें मैरिज एक्ट में रखने की मांग कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा, नवजोत सिंह केस 370 से संबंधित है, और जो निजता के अधिकार को लोग शादी के लीगल करने के लिए बैठे हैं कि इसको लीगल करा दिया जाए। अच्छा, आर्टिकल जो हमारे जो है सारी ये जो एक देखो, एक ये नियम है, सारी जो आर्टिकल आ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आर्टिकल 145(3) सुप्रीम कोर्ट को 5 जजों की जो बेंच की ताकत देता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी युक्ति प्रश्न कानून के ऊपर भारतीय संविधान के आर्टिकल 145(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के तहत ताकत देता है कि उससे संवैधानिक पीठ बनाकर उसे इंटरप्रिटेशनर्स निकाल सके। और जो 32 देश ऐसे हैं जहां पे देखो समलैंगिक विवाह मान्य है। अब सारी चीजें देखो फैक्ट वाइज देखेंगे, फैक्ट क्या है इसमें, ये तो मैंने एक कहानी की तरह ये देखो, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वी नीड टू द इक्वल मैरिज राइट्स, ये इक्वल मैरिज राइट के लिए बात कर रहे हैं, चर्चा में क्यों है, क्या याचिकाओं की मांगे क्या है, विशेष अधिनियम से स्पेशल मैरिज एक्ट के 1954 क्या है, सरकार के तर्क क्या है, भारत में जो समलैंगिक विवाह की जो वैधता क्या है, और जो समलैंगिक विवाह के नैतिक पहलू क्या है, दुनिया में कौन से देश में सामूहिक विवाह होते हैं, ये सारी चीजें हैं, चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया, इससे निजी कानून और स्वीकार सामाजिक मूल्य के जो नाजुक संतुलन को पूरी तरह से नुकसान होगा। सरकार के नुकसान के अनुसार जो जैविक पुरुष और जो महिला के बीच में विवाह एक जो पवित्र मिलन है, एक संस्कार है, इस जो वैधानिक और धार्मिक सामाजिक रूप को मानवीय रिश्ते और जो स्वीकृत मानदंडों में कोई विचलन केवल विधायिका के माध्यम से हो सकता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, कि इस पे जो संसद में चर्चा की जाए। क्या थी ये याचिकाएं की मांगे, विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो लिंग तटस्थ तरीके से व्याख्या की मांग की गई है, जहां पर किसी व्यक्ति के जो यौन रुझान के भेदभाव नहीं किया जाता है। 1954 में एक विशेष अधिनियम को उनके लिए जोड़ा गया जो नागरिक के रूप में प्राप्त करता है, अपनी निजी कानून के लिए जो शादी नहीं कर सकते। और याचिकाओं के गर्तों ने विशेष अधिनियम 1954 के लिए समझाएंगे विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है कि इसको 1954 में रखो भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में। ये है स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 किसी भी दो नागरिकों के बीच को विवाह करने की इजाजत देता है, लेकिन सब सेक्शन C सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को शादी करने की इजाजत देता है। लेकिन ये भी तो है कि भाई ये सेक्शन ठीक है, तुमने ठीक है अदर कास्ट में वो अदर जो उसमें रिलीजन में कर ली, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से क्रिश्चियन में कर ली, लेकिन भाई होने तो चाहिए, लेकिन जो मेल और फीमेल, ये नहीं मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो। तो ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर जो देश का जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। अच्छा, ये देख लेते हैं लेस्बियन, LGBTQ, तो ये जगह जो बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और क्वीयर से जो मिलकर बना है। तो लेस्बियन से महिला महिला का संबंध होता है, गे में जो पुरुष पुरुष का संबंध होता है, और बाइसेक्सुअल्स में ऐसे शख्स जिनका लड़का और लड़की दोनों से हो, और ट्रांसजेंडर जिनका लिंग जो जन्म के समय जो किए गए लिंग से मेल नहीं खाता हो, तय नहीं करता हो, और क्यूअर जो जिन लोगों का पता नहीं है कि वे मेल है फीमेल या किसी भी तरह के वो अट्रैक्ट होते हैं, किसी से भी वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, विशेष जो मैरिज एक्ट 1954 क्या कहता है ये मैंने बता दिया। भारत में विवाह संबंधित कानूनों को विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना जो न्यायपालिक कर्तव्य है, पति और पत्नी दोनों को अधिकारों की सुरक्षा हो। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें भारत के लोगों को विदेश से सभी भारतीय नागरिकों के नागरिक विवाह करने का प्रावधान है, भले ही किसी पक्ष या धर्म या आस्था का पालन किया हो। जब कोई व्यक्ति कानून के तहत विवाह करता है तो वैसे विवाह व्यक्तिगत कानूनों की नहीं बल्कि जो विशेष विवाह अधिनियम की शासित होता है। तो देख लेते हैं ये जो गवर्नमेंट ओनली, तो गवर्नमेंट का तर्क ये है कि ठीक है भाई तुमने पहले तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है तुम्हें इसे अपराधी नहीं मान रहे, लेकिन ये थोड़ी ना हम इसको भाई लीगल कर दिया, लीगल तो नहीं करा, फिर वही ठीक है अपराध की श्रेणी से निकाल दिया, 370 निकाल दिया था कि ये गे से कर सकता है, लेस्बियन से कर सकता है और इस तरह से। तो लेकिन अब ये है कि कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, और बच्चे होने पे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों का जो जेंडर कैसे होगा कि भाई ठीक है कल को फिर अगर मान ले एक ये हो जाती है
मान ले किसी का विधवा पेंशन किसको मिलेगी, कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगी, इस चीज के लिए गवर्नमेंट इसको मना कर रही है और वो भी अपनी जगह ठीक है। धारा 377 जो संविधान का अनुच्छेद 15 लैंगिक भेदभाव, 14 समानता, 19 जो स्वतंत्रता, 21 जीवन और गरिमा का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 में समलैंगिक को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। 2018 सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस तरह के जो आधार पर जो सेम सेक्स मैरिज मान्यता देने का दावा किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार का तर्क है, सेम सेक्स मैरिज को विरोध में केंद्र सरकार के तर्क क्या है, समलैंगिक विवाह भारत की परंपराओं के खिलाफ है। इस तरह के जो देश में नागरिकों की जो निजता का मुद्दा नहीं माना जा सकता। शादी के बाद जो झगड़ा होने की पति और पत्नी की पहचान कैसे होगी, ये भी सारी चीजें हैं। भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता क्या है, विवाह करने के लिए अधिकार की जो भारतीय संविधान के मौलिक और जो संवैधानिक रूप से जो स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। यद्यपि विवाह को विभिन्न प्रकार के जो वैधानिक अधिनियम के माध्यम से निर्णित किया गया है और मौलिक अधिकार के रूप में जो मान्यता केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित की गई है। कानून की किसी संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भारत के संविधान की बाध्यकारी है। आर्टिकल जो 141 सेज द लॉ ऑफ द डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स ब्रिंग ऑन द कोर्ट्स। समलैंगिक विवाह के नैतिक पहलू क्या है, समानता, इक्वलिटी। समलैंगिक जोड़ों को जो शादी करने के लिए वंचित करना, भेदभाव, बुनियादी और मानवाधिकारों को उल्लेख करने के लिए देखा जाता है। सहमति क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने में सक्षम होना चाहिए। नुकसान क्या, हार्म क्या है, समान सेक्स विवाह के विरोधियों का तर्क है कि जो समाज में उनके बच्चों के लिए हानिकारक है जिन्हें आमलिंग वाले जोड़ों के लिए पाला जाता है। हालांकि इस प्रकार के लिए अध्ययनों को पाया गया है कि जो दावों का समर्थन करने वाले सबूत नहीं है। समान लिंग और जो माता पिता द्वारा उठाए गए बच्चों को विपरीत लिंग और माता पिता को उठाए गए बच्चों के लिए तरह हो सकते हैं। परंपरा क्या, ट्रेडिशन क्या, कुछ लोगों का तर्क है जो समान लिंग परंपरा और जो मान्यता के विरुद्ध है। और धार्मिक मान्यता क्या है, रिलीजियस जो बेनिफिट्स क्या है। कुछ इस तरह के जो समलैंगिक विवाह और जो धार्मिक विश्वासों में के विरुद्ध हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार के श्रम और विश्वासों का अधिकार है। यदि यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो धार्मिक मान्यताओं को जो उपयोग भेदभाव और सही ठहराने और दूसरों का अधिकारों को वंचित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया के कौन से देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं, तो ये भी सोच लेते हैं कि भाई ये भारत में इस तरह की बात चल रही है और भी। तो दुनिया के जो 32 देशों में से ऐसे जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, कम से कम 10 दिनों में अदालती फैसले के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है, जबकि 22 में देशों में संसद द्वारा कानून के माध्यम से अनुमति दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 जून 2015 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो 5:4 के फैसले से विवाह जोड़े को समानता भूमिका निभाने की अनुमति दी है। 50 राज्यों के लिए समलैंगिक जोड़ों के लिए पूर्णतः अधिकार दिया गया है, कानून के तहत मान्यता है। ताइवान में 2019 के ताइवान समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना है। भारत इसे जो मान्यता देने वाला जो एशियाई देश बन सकता है। कोस्टा रिका जो 26 मई 2020 को कोस्टा रिका के माध्यम से अमेरिका पहला देश बना था जिसे समान लिंग विवाह का प्रतिबंध लगाने वाले कानून को असावधानी घोषित किया था। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड 2017 में राष्ट्रव्यापी जन समग्र के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कानून पारित किया था। समलैंगिक विवाह जो विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला न्यूजीलैंड दूसरा देश बना है। 1 अप्रैल 2001 से लागू हुआ है। इसके अलावा यमन, ईरान ऐसे 13 देश हैं जिसमें सेक्स के बाद को शादी को सेम सेक्स को शादी तो छोड़िए, यहाँ समलैंगिक जो संबंध बनाए जाने पर जो मौत की सजा देती है। यहाँ पे देखो अमन, यमन, ईरान में जो यहाँ पे ये इस तरह के सेक्स के रिलेशन बना लिए तो उन्हें मौत की सजा है भाई, आइए से भी है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, देखो ये कंक्लूजन क्या है। समान लिंग संघों के वैध बनाए जाने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा जो व्यक्ति और जोड़े के स्तर पर शुरू होता है, परिवार, समुदाय और अंत में समाज के स्तर पर जाता है। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन आया हुआ है इन दिसंबर 2017 by the amending the laws of which countries has been allowed the marriage between the same sex। तो ये बीपीएससी सीडीपी और प्रीलिम 2018 में आया हुआ है, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, 2 हिस्सों में टूट रहा है अफ्रीका। क्यों टूट रहा है, तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है और आईटी उसमें भी इंटरनेशनल आईआर में भी काम करेगा। The big breaks of the high Africa is gradually splitting into the continent giving the new oceans। तो चर्चा में क्यों है, रिफ्टिंग क्या है, अदालतों के 2 भागों में बट रहा है, क्या बदलाव आएगा, इस विभाजन में कितना समय लगेगा, निष्कर्ष सारी चीज देखेंगे।
अफ्रीका की जो भूवर्गीय गतिविधि चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों वर्षों में महाद्वीप धीरे धीरे दो भागों में अलग हो गया है। इस तरह के जो महाद्वीप की दरारों में जाना जाता है, और यह पृथ्वी के सतह से नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के लिए संचलन होता है। अंत में नए द्वीपों का निर्माण हो जाता है, और इसमें प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लगने की संभावना है। जो कॉन्टिनेंट्स रिफ्टिंग एक भूमध्यय प्रक्रिया है, जिसमें जो महाद्वीपीय प्लेट दो या दो से अधिक छोटी प्लेटों में विभाजित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति के लिए कारण होती है। पृथ्वी पपड़ी के हिस्से को जो धीरे धीरे चलती है, उसे अपसारी प्लेट में जो सीमा कह भी कहते हैं। तो ये देखो, ये सारी चीजें हैं। अब जो प्लेट अफ्रीकन प्लेट से लगातार लाल सागर और आदेन खड़ी तक, जो जिसके 30 मिलियन वर्ष तक समय लग सकता है। अफ्रीकी जो है दो भागों में क्यों बट रहा है? पूर्वी अफ्रीका में जो उत्तर में जो लाल सागर से जिम्बाब्वे तक पूरी तरह विभाजित हो रहा है, जिसकी लंबाई जो लगभग जो 6000 किलोमीटर है। पूर्वी में अफ्रीका की दरार कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका दरार के लिए भूवैज्ञानिक संरचना जो उत्तर में जो इथोपिया के ऊपर क्षेत्र में जिम्बाब्वे तक 6000 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है। सक्रिय जल महाद्वीपीय दरार क्षेत्र है, जो वर्तमान में प्रति वर्ष 2.5 सेंटीमीटर के यानी कि 1 इंच की दर से चौड़ा होता जा रहा है। टेक्टोनिक जो थ्योरी क्या है? धरती की गतिविधियों को पता लगाने के लिए एक नाम जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके अनुसार धरती समुद्र के हटाकर देखा जाए तो पृथ्वी की प्लेट्स में बटी हुई है। प्लेट्स आगे बढ़ती रहती है, इसमें स्पीड अलग अलग होती है। इसकी मूवमेंट भूकंप, ज्वालामुखी फटने और जिम्मेदार होता है। कई जगहों पर जो प्लेट्स हलचल ज्यादा होती है, तो वहां पर जो कुदरती आपदाओं के कारण संवेदनशीलता कहलाती है। जिन आपदाओं के लिए टेक्टोनिक प्लेटों की दूरी होती जाती है, वहां पर जो रिफ्ट वैली बनती है, और अफ्रीका की प्लेट की दूरी जा रही होती है, तो भूगर्भ के लिए विज्ञान में ग्रेट रिफ्ट वैली माना जा रहा है। वर्ष 1950 से 1970 के बीच में तक विकसित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के महाद्वीपीय विस्थापन आधुनिक अध्ययन है, जिसे पहली बार वर्ष 1912 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगन ने द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और कहा गया था कि इस प्रकार की जो पृथ्वी जो महाद्वीप के पूरी पृथ्वी की विस्थापन हो रहा है। वेगेनर ने इस प्रकार की जो व्याख्या की साक्ष्य नहीं थे, लेकिन महाद्वीप के चारों ओर घूर्णन करते हैं। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के लिए पृथ्वी की बाहरी आवरण को जो ठोस चट्टान के लिए खंड में विभाजित किया गया था, और प्लेट्स कहा जाता है कि पृथ्वी की मेंटल और पृथ्वी के जो कोर के लिए चट्टानी आंतरिक परतों का तैयार होता है। पृथ्वी की ठोस जो बाहरी परत, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी जो मेंटल शामिल है, जो लिथोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर के नीचे जो एस्थोनोस्फीयर होती है, यह परत जो आंतरिक ताप के लिए थोड़ा जो गलित अवस्था में रहती है। यह पृथ्वी की जो विवर्तनिक प्लेटों के नीचे हिस्से की चिकनाई प्रदान करता है, और जो लिथोस्फीयर चारों ओर की प्रभावित हो सकती है। पृथ्वी की स्तंभमंडल के सात प्रमुख और जो छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। इस सिद्धांत के मुताबिक जो सभी प्रकार के जो महाद्वीप अतीत में जो एक बड़े भूखंड जो पेंजिया से जुड़े हुए थे, उनके चारों एक जो विशालकाय जो पैथलसा मौजूद था, महासागर, लगभग जो 200 मिलियन वर्ष पहले जो पेंजे विभाजित हुआ, वो जो लगभग उत्तरी दक्षिणी घटकों में निर्माण करते हुए जो लोरेशिया और जो गोंडवाना लैंड में जो दो बड़े बड़े महाद्वीप में भागों में टूट गया। इसके बाद जो लारेशिया और जो गोंडवाना विभिन्न महाद्वीपों में टूटते जो क्रम में आज भी जारी है। निष्कर्ष निकलते हैं ये। और अब जो आ जाता है अफ्रीका सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लगभग जो 30.2 मिलियन किलोमीटर तक ये कवर करता है। अफ्रीका जो 54 मान्यताओं से प्राप्त देश है, इसमें सारे देशों में से एकमात्र महाद्वीप मनाते हैं। और इसमें उत्तरी अफ्रीका में स्थित जो एक रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो लगभग जो 3 मिलियन वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र से कवर करता है। नील नदी जो मिस्र के अन्य देशों के लिए सबसे जो बह कर जाती है, इसमें दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो 6650 किलोमीटर है। अफ्रीका सबसे बड़े भू स्तनपाई और अफ्रीकी हाथी और सबसे तेज स्तनपाई चीता का जो घर माना जाता है। तंजानिया स्थित जो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे ऊंचा युक्त जो खड़ा जो पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो 5895 मीटर है। पूर्वी अफ्रीका स्थित जो ग्रेट रिफ्ट वैली और जिस प्रकार की अफ्रीका के माध्यम से चलती हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े भूवैज्ञानिक गठन और जो अद्वितीय पौधे के लिए जानवर की प्रजाति घर पर है। और यहाँ पे अफ्रीका एक जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें जो 3000 से अधिक विशिष्ट जातीय समूह, जिसमें 2000 से अधिक जो भाषाएं बोली जाती हैं। अफ्रीका में तेजी से बढ़ती हुई जो आबादी, जिसमें अफ्रीका में जो 1.2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिससे एशिया के दूसरे सबसे बड़ा आबादी वाला महाद्वीप बका जाता है। अफ्रीका तेल, गैस, हीरे
तांबा, यूरेनियम, निकेल, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कोयला, चांदी आदि सोने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के रूप में धन्य है। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए अफ्रीका के बारे में। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2013 में से क्वेश्चन बना है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके लिए विभिन्न प्रकार के परिणामों के विवेचना कीजिए। व्हाट इज द अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ द constituents of drifts, discuss the main evidence of the support। नेक्स्ट है भाई हमारा जो है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। तो बेंगलुरु मैसूर जो 75 all the need about the project पीएम मोदी इनॉग्रेटेड। तो ये चर्चा में क्यों है? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे क्या है, भारतमाला परियोजना क्या है, एक्सप्रेस नामकरण के लेके अनिश्चितता क्यों है, और एक्सप्रेस के नामकरण के विवादास्पद मुद्दा क्यों बना हुआ है, इस प्रकार के जो एनएचआई के द्वारा निर्धारित टोल मूल्य क्या है, सारी चीज देखेंगे भाई हम। देखो ये चर्चा में इसका उद्देश्य बेंगलुरु को मैसूर को यातायात की जो आवाजाही को कम करना है। अंततः यात्रा के 3 घंटे से घटाकर 75 मिनट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च को चुनावी जो राज्य कर्नाटक का दौरा करते हुए आईआईटी धारावाड़ सहित जो 16,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना को आधारशिला रखी और जो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। 118 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को बेंगलुरु मैसूर के बीच में यात्रा को 3 घंटे के लिए घटाकर लगभग 75 मिनट कर दिया गया जाएगा। बेंगलुरु निदघट्टा और जो मैसूर के बीच में जो NS 275 खंड की परियोजना को हिस्से के रूप में 6 लेन के रूप में निर्माण किया जाएगा। ये हो गए एक्सप्रेस की जो खासियत क्या, 118 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेस वे से बना है, जो ये 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बना है। श्रीरंगम और जो पूर्व ऊटी और केरल के रूप में पहुंच में सुधार होगा इससे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है क्या? इस परियोजना के 2 चरण शामिल हैं। बेंगलुरु निदाघट्टा के बीच में जो 58 किलोमीटर लंबा जो पहला चरण है निदाघट्टा और मैसूर के बीच में जो 61 किलोमीटर का दूसरा चरण है। 19 बड़े पुल और जो 44 छोटे पुल हैं इसमें, 4 रेलवे ओवरब्रिज और वाहनों को चलने वाली जो 50 अंडरपास हैं। इसके अलावा इसमें जो ग्रीनफील्ड खंड भी पास है, जिसमें जो विदादी और 7 किलोमीटर, रामचरण जो चनपट्टा 22 किलोमीटर और जो मुद्दा 3.5 किलोमीटर, ऊंचे रांची 7 किलोमीटर, जो मांडिया 10 किलोमीटर, विरांगरटना 7 किलोमीटर के आसपास जो बाईपास बनाते हैं। परियोजना के लिए लगभग मई 2019 में शुरू हुआ था, इसलिए पूरा होने में 2 साल लग गए। भारतमाला परियोजना है क्या? इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 118 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस को भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। भारतमाला परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को विकास की परियोजना है, जिसके तहत जो राजमार्ग को अलावा उन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं, और इनमें सीमा में अंतर्राष्ट्रीय संयोजन के विकास परियोजना में शामिल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे स्टेब्लिश इन 31 जुलाई 2015 की पीपल्स मेजर नितिन गडकरी है इसके। तो इससे बहुत सारे लाभ होंगे। जल्दी भाई देखो जल्दी पहुंच जाएंगे हम, 90 मिनट से ज्यादा इसमें पहुंच रहे हैं, जब से 3 घंटे में पहुंच रहे थे। तो ये एक्सप्रेसवे के नामकरण के लिए अनिश्चितता क्यों है? एक्सप्रेसवे का नामकरण का जो विवादग्रस्त बना हुआ है, भाजपा नेता कहते हैं कि इसके अलग अलग नाम प्रस्तावित कर रहे हैं, जबकि जो प्रताप सिन्हा केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे कावेरी एक्सप्रेस रखने का आग्रह किया, क्योंकि जो नदी कर्नाटक का और तमिलनाडु से होकर गुजराती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता M कृष्णा के नाम पर, जिसे पूर्ववर्ती मैसूर के नाम पर रखने के लिए साम्राज्य के राजा नलवंडी जो कृष्णराज वाडियार। परियोजना के कुछ विवादग्रस्त क्या है? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस में विवादों के जो प्रस्तावित है, इसमें जो उच्च टोल दरों के लिए अधूरी सर्विस रोड और जो बाढ़ के कारण जो जलमग्न रामनगर के एक्सप्रेस के कुछ हिस्से शामिल हैं। कर्नाटक कांग्रेस के फरवरी में जो शेष हिलेरी और टोल गेट के पास जो विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार ने जो NHI के अधूरी सर्विस रोड को रोड बुनियादी सुविधाओं के लिए कमी और उस टोलों के लिए हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि परियोजना के नीति निदेशक BT श्रीधर और जो मंचकल्ही पंचायत के लिए स्क्वाड वॉक बनाने के लिए वादा किया, यह जानने के बाद जो ग्राम पंचायत और मंदिरों के जरिए सड़क का उपयोग करते हैं उसके निर्माण में भी लंबित है। एक्सप्रेसवे की वर्तमान स्थिति क्या है? लोक निर्माण की विभिन्न प्रकार की जो अधिकारियों के मुताबिक बेंगलुरु और निदघट्टा खंड के बीच में जो सर्विस रोड पर कुछ लंबित काम है। इस हालांकि जो अधिकारियों के पहले बेंगलुरु मैसूर के बीच में बाईपास खोल दिए गए हैं। 7 किलोमीटर रंगपटना बाईपास, 10 किलोमीटर मंडिया बाईपास, 7 किलोमीटर का जो हिस्सा बिदादी बाईपास करता है, 22 किलोमीटर का हिस्सा जो रामनगर और जो चनपट्टा बाईपास करता है, 7 किलोमीटर का जो मुद्दर का बाईपास करता है। तो इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें जो द पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश विल बी नॉट पास और दे आर द फॉलोइंग द सिटीज। तो यूपीएससी सिविल सर्विस 2018 में आया क्वेश्चन है।
तो ये इसमें देखो बस्ती इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, एशिया का सबसे जो टूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च से आगंतुकों के लिए आवंटित किया गया? तो इसमें कश्मीर, बी ऑप्शन हमारा जो गुलमर्ग, सी ऑप्शन हमारा पहलगाम, डी ऑप्शन हमारा जो पटनीटॉप। तो इसमें कश्मीर इज द करेक्ट आंसर है। इसलिए देख लेते हैं 68 किस्मों के लिए 1.5 मिलियन टूलिप के साथ जो श्रीनगर कश्मीर एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन 19 मार्च को जनता के लिए तैयार कर दिया गया है। कश्मीर टूलिप फेस्टिवल के इस प्रकार 7 अप्रैल को मनाया जाएगा और हर साल मार्च के महीने में टूलिप गार्डन को जनता के लिए खोल दिया जाता है, जबकि बगीचों के लिए टूलिप खिलना शुरू हो जाते हैं। उद्यान 2008 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के लिए द्वारा खोला गया था। बसंत के मौसम में घाटी के अन्य पर्यटकों के लिए आकर्षित करने का उद्यम बनाया गया था। यह उद्यान 1050 कनाल जो लगभग जो 52.5 हेक्टेयर फैला हुआ है। इसकी शुरुआत 50,000 टूलिप से हुई थी। इसमें जो लगभग 15 लाख टूलिप हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, साझा बौद्ध विरासत के लिए कौन सा एसओ सम्मेलन 14 मार्च से शुरू होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन सेकंड, थर्ड ऑप्शन हमारा थर्ड, फोर्थ हमारा चौथा। तो भाई इसमें जो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। तो ये सांस्कृतिक जो मंत्रालय द्वारा आयोजित 20 से अधिक जो एससीओ जो प्रतिनिधियों के साथ साझा और जो बौद्ध विरासत की पहली जो एससीओ सम्मेलन 14 से 15 मार्च विज्ञान भवन नई दिल्ली में चलेगा। इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। 20 साल के स्थापित जो संघाई संगठन एससीओ भारत, चीन और पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि 8 देशों के लिए शामिल है। संगठन के जो यूरेशियन भूमि को 60% से अधिक, विश्व की 40% आबादी और जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, किस बैंक में जो म्यूचुअल फंड के बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से रूप में पहचान मिली है? तो ए ऑप्शन हमारा जो IDFC, बी ऑप्शन हमारा जो HDFC, सी ऑप्शन हमारा जो ICIC और डी ऑप्शन हमारा जो SBI। तो IDFC इज द करेक्ट आंसर है। तो ये IDFC म्यूचुअल फंड को 13 मार्च 2023 को म्यूचुअल फंड के रूप में ब्रांड के रूप में पहचान तैयार किया गया। कंपनी की पहली IDFC समूह का एक हिस्सा थी। अप्रैल 2022 को बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स नेतृत्व में कस्टोडियंस द्वारा जो अधिकृत किया गया था। बंधन बैंक लिमिटेड के लिए बैंकिंग की वित्तीय सेवाओं कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में। बंधन बैंक भारत के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 34 में मौजूद है। बंधन बैंक 23 अगस्त 2015 को प्रचालित शुरू किया गया था और 1,02,283 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाई गई है। 31 सितंबर 2022 को इसका कुल अग्रिम 57,787 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता को 3 मार्च को निधन हो गया जिसमें शांतिवाद और उसके लिए विकलांग पुत्र अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन हमारा जो किंजो बुरे इज द करेक्ट आंसर है इनके लिए। जापानी लेखक जो किंजो बुरे के लिए 88 वर्ष में निधन हो गया। वह 1984 में नोबेल साहित्य पुरस्कार जीता था। उन्हें न्यायाधीशों के अंधेरी काव्यात्मक उपन्यास के लिए मानव दुर्दशा और जो निराशा तस्वीरों के लिए प्रशंसा की। उनकी मृत्यु 3 मार्च वृद्धावस्था के कारण हुई थी। प्रकाश कोड नासा में ने कहा कि जापान दक्षिण को शिकागो एक गांव में हुआ था। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में एक निजी संगठन द्वारा की गई थी। देखो नोबेल का भी पूछा गया इसमें। इसका कार्य नोबेल के पुरस्कारों के लिए वित्त और जो शासन प्रबंधन करना है, भौतिकी, रसायन और विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति के निर्णय में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पहला 1901 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो IMDC किस देश के साथ टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर रक्षा निर्माण करने के लिए शनिवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए ऑप्शन स्वीडन, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन इजराइल, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो स्वीडन इज द करेक्ट आंसर है। तो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने जो स्वीडन बिजनेस काउंसिलिंग बुनियादी ढांचे निर्माण के लिए शनिवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कारण भारत के लिए स्वीडिश राजदूत जॉन स्टेलिथ और स्वीडन भारतीय राजदूत सी तन्मय के लिए स्थित थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा भारत के लिए 260 स्वीडिश कंपनियों ने 43 पुणे में है जिसमें से सबसे बड़ा निर्माता है। MIDC भारत सरकार द्वारा एक परियोजना जिसमें जमीन, पानी की, जल और जो निकासी की सुविधा जैसी बुनियादी ढांचों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIDH किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्ट केंद्र की मंजूरी दी? ए ऑप्शन हमारा बेंगलुरु, जयपुर, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है। इसमें ये हमारा मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर
के तहत जो जयपुर, उड़ीसा, दक्षिण गोवा और बेंगलुरु के लिए बागवानी फसलों के लिए 3 ट्रस्ट को मंजूरी दी है। एकीकृत बागवानी के लिए MIDH जो है कृषि मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 CEO को मंजूरी दी है। जो ट्रस्ट जो CEO इसमें है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स IIHR बेंगलुरु कर्नाटक प्रोग्रामिंग और जो लेरी बेंगलुरु कर्नाटक इसमें जो CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ? ये ऑप्शन है लापोरेस। लापोरेस इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा रक्षा मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि द्विवार्षिक अभ्यास के लापोरेस फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके लिए उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत प्रशंसा क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच में समुद्री समन्वय अनुकूलित करना है। 2 दिवसीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास को लापोरेस 13 और 14 मार्च को 2023 को हिंद महासागर में शुरू होगा और ये रॉयल जो ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, फ्रांसीसी और नौसेना के बीच में कार्मिक और जहाज यूनाइटेड स्टेट के लिए हिस्सा लेगी। इस संयुक्त अभ्यास को पहली फ्रांस 2019 में की थी। फ्रांसीसी नौसेना के दिवसीय अभ्यास के लिए पोरेस आयोजन किया जाता है। इसमें पहले भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश गाइडेड मिसाइल INS सह्याद्री और जापान FN जहाज के लिए FS एक मिलिट्री क्लास एम्फिसियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो ये ऑप्शन हमारा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव इज द करेक्ट आंसर है। तो ये सुरेखा यादव जी हैं। तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का जो संचालन करती हैं। उन्होंने जो सोलापुर स्टेशन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच में ट्रेन का संचालन किया। रेल मंत्री उनकी सराहना की और जो वंदे भारत नारी शक्ति के द्वारा संचालित किया गया। ट्रेन 450 किलोमीटर की लंबी अवधि के लिए यात्रा करने के बाद निर्धारित समय से 5 मिनट पहले CPMT पहुंच गई और जो CSMT जो प्लेट नंबर 8 पर जो अभिनंदन किया गया। सुरेखा यादव 1988 की पहली भारत की जो ट्रेन ड्राइवर बनी है और पश्चिमी महाराष्ट्र के सितारा रहने वाली जो सुरेखा यादव ने अपनी पहली उपलब्धि के लिए इस राज्य और राज्य स्तर पर जो पुरस्कार जीते हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो 8 मार्च को मध्य रेलवे सभी महिला कर्मचारियों को प्रतिष्ठित मुंबई डेक्कन क्वींस एक्सप्रेस और जो CSMT कल्याण व्हीकल विशेष लोकल ट्रेन का आयोजन किया। उस पर जो यादव ने सहायक लोको पायलट के रूप में जो सियाली और जो सौडे के लिए डेक्कन क्वींस का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल में टेक महिंद्रा और MDO CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये मोहित जोशी इज द करेक्ट आंसर है। मोहित जोशी को नियुक्त किया गया है। कंपनी द्वारा जो इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष मोहित जोशी को 20 दिसंबर 2023 को प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए MDO CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस के लिए जोशी विशेष रूप से सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर व्यवसाय के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस तारीख को जो IRTC केंद्र ने पहली बार देखो अपना देश के लिए भारत नेपाल आस्था टूर पैकेज जो दिया है? 31 मार्च इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा 31 मार्च IRTC के केंद्र के देखो अपना देश के लिए ट्रेन टूरिस्ट जो 31 मार्च को भारत नेपाल आस्था टूर पैकेज जिसे घरेलू विशेष रुचि व सर्किट के लिए बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कवर किए गए गंतव्य अयोध्या, जन्मभूमि, हनुमानगढ़, सरयू घाट, नंदीग्राम, काठमांडू में पशुपति मंदिर और दरबार ये शामिल है। इसमें IRTC जो 7 अप्रैल को विशेष पर्यटन ट्रेन के माध्यम से अपने जो श्री रामायण यात्रा शुरू होगी, जिसमें दौरे में श्रीलंका के रामायण के साथ एक जो वैकल्पिक विस्तारित है। तो इम्पोर्टेंट डे है हमारा जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है जो 15 मार्च को होता है। भाई देखो ये आज हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की क्लास थी। यदि आपको अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो और हमारा मनोबल बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।